इकबाल मंजलिया साहब जो वागेर मछली मार समाज से उनका ताल्लुक़ है, उनको मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जब शकील समा साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान लोगों को कोई भी सियासी पार्टी टिकट नहीं देती है और ख़ास तौर से जो वागेर मछली मार समाज है उनको हमको मौका देना चाहिए, तो मैंने फ़ौरन कहा कि यकीनन हमारे कैंडिडेट इकबाल मंजलिया साहब एडवोकेट को बनाइए, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो कमज़ोर हैं, जिनको बेज़ुबान कर दिया गया, जिनको और कमज़ोर बनाने की कोशिश हुकूमतें करती हैं, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हिंदू हो या दलित हो या आदिवासी हो, हमारा एक ही मकसद है कि जो कमज़ोर है वो मेरी आँखों में मजबूत है, जो कमज़ोर है उसको ताकतवर बनाना चाहिए, जो मज़लूम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और यही होना चाहिए भारत के लोकतंत्र में। मगर हम ये देख रहे हैं कि जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसको मौका नहीं मिलता। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। और आप जानते हैं कि पड़ोस में अंजार एक विधानसभा है, वहाँ पर कोई भी सियासी पार्टी हमारे अहीर भाइयों को ही टिकट देती है, और अगर नहीं देती तो उनमें इतनी ताकत है कि वो दूसरे उम्मीदवार को हरा देते हैं। अब आप बताइए कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता है फ़िरका परस्ती का कि ओवैसी एक समुदाय की बात करता है, तो फिर अंजर विधानसभा से आप किसी वागेर मछली मार समाज को टिकट देना था, वहाँ से नहीं देंगे। इस पर भाजपा भी, कांग्रेस भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि वहाँ पर आहिर समाज के, मुझे बताया गया कि करीब 70,000 उनके वोट हैं, और अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम अक़लियत के कुछ 67,000 हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इस बात को समझिए कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल पूरे मुल्क पर लागू कर दिया है। और भारत की राजनीति में जो सबसे कमज़ोर है, बल्कि मैं तो आज कहूँगा कि दलितों से भी कमज़ोर अगर कोई है इस देश में तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। आदिवासी सबसे कमज़ोर है, उसके बाद अल्पसंख्यक समाज भारत की सबसे बड़ी अक़लियत का नंबर आता है। और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गरीबी में सबसे ज़्यादा गुर्बत आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास है। स्कूलों से बच्चे अगर ड्रॉप आउट रेट है हमारे आदिवासी भाइयों के बाद, तो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। सबसे कम ग्रेजुएट अगर हैं मुस्लिम समाज के हैं। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट रेट है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के, आदिवासियों और दलित के बाद। ये इसलिए होता है क्योंकि सियासी ताकत नहीं है आपके पास, आपके वोटों से मुंतखब शुदा ऐसे नुमाइंदे नहीं हैं जो इस समाज को उठाना चाहते हैं दलित आदिवासियों के साथ। और हमारा मकसद ये कर दिया गया कि अगर हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद जब बच्चा 15-16 साल का होता है तो उससे कहा जाता है कि बेटा तेरा काम ये है कि जब तू 18 साल का होगा तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे और घर में जाकर सो जा, पोलिंग के दिन कुछ मत कर।
मजलिस आपसे कहती है कि आपने बरसों से सिर्फ वोट डालने का काम किया, मगर आप वोट लेने का काम नहीं कर सके। और जब कभी भी कोई आपके दरमियान में आकर कहता है कि वोट लो, तो आपको डराया जाता है कि भाजपा जीत जाएगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं और आप भी जानते हैं कि 27 साल से यहां पर भाजपा जीत रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हाथ उठाकर मुझे जवाब दो कि क्या आपने कभी भाजपा को वोट दिया? डरिए मत, हाथ उठाकर बताइए कि आपने भाजपा को वोट दिया। तो फिर भाजपा कैसे जीत रही है? कभी आपने सोचा कि आप तो वोट दे रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, तो भाजपा क्यों जीत रही है? तुम्हारे वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है, दूसरों के वोट से बीजेपी जीत रही है। ये सच्चाई है। मगर ये सब लोग, ये कांग्रेस के गुलाम, ये झूठे सेकुलरिज्म के गुलाम आकर ये कहते हैं कि देखो, चुनाव जब आया है तो जिंदगी और मौत का मसला है, तो चुनाव के बाद हम मरते रहे, हम कर मच्छी ना पकड़े, हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, पूरा हार्बर खत्म करके रख दिया गया। अब आकर कहेंगे अरे तुमने क्यों इस्माइल को, इकबाल को क्यों खड़ा कर दिया? इससे भाजपा का फायदा होगा। पहले जो हो रहा था वो कौन जिम्मेदार है फिर उसका बताओ। चलो 27 साल का हिसाब दो, क्यों बीजेपी जीत रही है गुजरात में? आज असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस, शकील समा आए हैं, तो बताओ 27 साल का हिसाब कौन देगा? इसके बारे में जब पूछते हैं तो बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी लोगों को जज्बात में लाता है। हाँ, मैं जज्बात में लाता हूं, मैं जगाता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों में जो जज्बात है वो दिख कर आए दुनिया को। हम छुप छुप कर, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, जिसकी कॉपी हमको दी गई, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है। जब कानून मोदी के लिए बराबर है तो ओवैसी के लिए भी बराबर होना चाहिए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। वो चले गया जमाना, दिल्ली का प्रधानमंत्री है, दिल्ली का बादशाह नहीं है। ये बराबरी की, रिश्तेदारी की जब हम बात करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, परेशान हो जाती है। और इस विधानसभा में आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि बहुत से आपके मसाइल हैं। और पहली मर्तबा माशाल्लाह से एक टोपी वाला कैंडिडेट बना है। पहले कोई टोपी वाला था ही नहीं, हम पे टोपी डालते थे, हम बोले नहीं, हम टोपी वाले को कैंडिडेट देंगे। आप जानते हैं कि यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि मार्च 2021 में भारत की लोकसभा में मैंने सवाल किया था ये फिशरीज मिनिस्ट्री से कि आपने पूरे भारत में फिशिंग को प्रमोट करने के लिए आपने क्या काम किया, तो उसमें भी लंबी लंबी छोड़ दिए, जवाब में कोई सही जवाब नहीं आया। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी इस विधानसभा में जो आप पर जुल्म किया जा रहा है, मैं आपकी तकलीफ का इजहार भारत के पार्लियामेंट में करूंगा। दिसंबर में सुन लेना आप इंशाअल्लाह ताला। और आपको वादा कर रहा हूं कि आप का जो एक्साइज वेवर की आपको जरूरत है, मैं भारत की पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा करूंगा कि मांडवी की जनता की तरफ से मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि एक्साइज वेवर होना चाहिए और इसी से आपको फायदा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि लाखों लोग इस रोजगार पर जिंदगी गुजारते हैं और हम क्या देखते हैं कि आपको अपने रोजगार से महरूम करने के लिए गुजरात हेवी केमिकल लिमिटेड ने एक सोडा ऐश की फैक्ट्री बाडा गांव में लगाने जा रही है। आप बताइए क्या इससे पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद नहीं हो जाएगा? मोदी जी, आखिर आप क्यों ऐसा काम करते हैं?
जहां पर हम अपना पेट भरते हैं वहां पर सोडा ऐश। आखिर भाजपा क्या करना चाहती है? क्यों बर्बाद करना चाहती है एनवायरनमेंट को? क्यों बर्बाद करना चाहती है इन वागरा समाज की? रोजगार से इनकी आमदनी को कम करने के लिए प्लानिंग की जाती है। मजलिस गुजरात हेवी केमिकल लिमिटेड की तरफ से जो सोडा ऐश का प्लांट बाड़ा विलेज में लगाया जा रहा है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री है, गरीबों के नहीं है। वो करोड़पतियों के प्रधानमंत्री हैं। अगर गरीबों के प्रधानमंत्री होते तो इस तरह का काम नहीं होने देते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस खूबसूरत इलाके में ट्रेन का नेटवर्क नहीं है, तो आपको एक ऐसे एमएलए को यहां पर होना चाहिए जो यहां पर रेलवे नेटवर्क का इंतजाम कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली की पार्लियामेंट में जाकर मैं इस रेलवे नेटवर्क का भी मुतालबा करूंगा आपके लिए। तीसरी बात यह कि यहां पर मुंद्रा का पोर्ट है, और पोर्ट के नाम से मशहूर नहीं है, पोर्ट ड्रग्स के नाम से मशहूर हो गया आजकल। इतना ड्रग कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है इतना ड्रग? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये कच्छ का इलाका है। कच्छ की जबान अलग, कच्छ का खाना अलग, कच्छ के कपड़े अलग, बल्कि कच्छ का जानवर भी अलग होता है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये जो संविधान की किताब है, आप पढ़िए। इसमें आर्टिकल 371 होता है, और आर्टिकल 371 में एक रीजनल बोर्ड जब बनाया जाता है, तो रीजनल बोर्ड जब बनता है तो उस रीजनल बोर्ड को कच्छ का एक रीजनल बोर्ड बन सकता है, ताकि उस बोर्ड को जो पैसा आएगा वो बोर्ड तय करेगा कि कच्छ के किस स्कूल में, किस जगह पर अस्पताल, और ये जो आप मछेरे हैं, इतना बड़ा आपका समाज है वागेर समाज का, वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल मैं बनाकर कच्छ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड का मैं प्राइवेट मेंबर्स बिल इंशाअल्लाह ताला फरवरी मार्च के बजट सेशन में जब शुरू होगा, आप देख लेना, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इसका फायदा हो सके। यहां चरवाए हैं, मलदारीज हैं। हाजी पीर दरगाह के पास हम गए थे, उससे इनको भी फायदा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जबान का भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कच्ची जबान का प्रोटेक्शन भारत के संविधान के एक शेड्यूल में उसको इंक्लूड कराना चाहिए। ये मजलिस एक प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इकबाल मंजालिया साहब को अपनी भरपूर तायीद करिए, उनको वोट दीजिए, उनको कामयाब करिए। अब रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो माशाल्लाह से कांग्रेस पार्टी तो हमारी बहुत हमसे दुश्मनी करती है। जहां कहीं इलेक्शन लड़ते तो ये हारमोनियम लेके खवालों की तरह बैठ जाते हैं और एक सांस में बोलते हैं कि ओवैसी लड़ेगा तो भाजपा जीत जाएगी। अरे कांग्रेसियों, पुराने पापियों, तुम्हारा जो शख्स जो पूरे देश में पैदल फिर रहा है, उसको तो गुजरात में पैदल फिरना चाहिए था। जंग यहां हो रही है ना, जहां जंग हो रही है वहां आना पड़ेगा ना। ये महाशय पूरे देश में फिर रहे हैं, मगर जहां जंग हो रही है भाजपा से वहां भाग गए छोड़ के। अजीब आदमी है। खैर ठीक है, मुबारक हो, मगर ये बताओ कि वो जो
पैदल फिर रहा है, आपने उसको पैदल कर दिया। अमेठी में वो कैसे हारा? हमारी वजह से हारा। हम तो नहीं थे वहां पर, हार गए वहां पर भाजपा के मोहतरमा स्मृति ईरानी से। अब हम पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, ये जो फिर रहे हैं पैदल, उसका नाम क्या है? भारत जोड़ो। सुना ना आपने, भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो की मिसाल आपको बताते हैं। ये जो वीरेंद्र सिंह जडेजा कौन है? कौन है? कौन है? बोलिए ना। हाँ, ने कौन सी पार्टी में था वो? कौन सी पार्टी में था पहले वो? बीजेपी में था ना। टिकट नहीं दिया मोदी जी ने, पलटू आ गया। हाँ, कांग्रेस में आ गया। अब ये भारत जोड़ो है। भाजपा छोड़ो, कांग्रेस में आओ, भारत जोड़ो। माने वो आरएसएस का रहेगा, मगर कांग्रेस में आ गया तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई भाजपा में चला गया तो उनके पास भी वॉशिंग मशीन है, निरमा पाउडर भी काम नहीं करता। टिकट नहीं मिला, भाजपा ये कांग्रेस में आ गया, ये सेक्युलर हो गया ये, और मैं गरीबों के लड़ रहा हूं, मैं फिरका परस्त कम्युनल हूं। ये अजीब बात है, ये इनकी मुनाफिकत है, ये इनका दोहरा चेहरा है कांग्रेस का और भाजपा का। अच्छा, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध दवे साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या है? बोलो। बोला ना उन्होंने, मैं ब्राह्मण हूं। तो कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोले। अगर मैं बोलता कि मैं मुसलमान हूं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया इसने। माने ब्राह्मण बोलना गुनाह नहीं है तो मुसलमान बोलना भी गुनाह नहीं है। सुनो भाजपा के अनिरुद्ध दवे, तुम ब्राह्मण है, मैं मुसलमान हूं, क्या बुरी बात है। मगर उन्होंने कहा कि अजमल कसब, अबे अजमल कसब गुजरात के चुनाव में कहां से आ गया? अजमल कसब का जिक्र किया ना, ये अजमल कसब कहां से आ गया? अरे अजमल कसब का जिक्र करके तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? और अजमल कसब के ताल्लुक से सुनो भाजपाइयों, जब अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जिसने मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली से कत्ल किया था, दहशतगर्द, वो अजमल कसब जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसकी लाश को मुंबई के कब्रिस्तान के लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं है, इसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये भी तो बोलते ब्राह्मण साहब, मगर मुसलमान बोल रहा है वैसी आपको। अब पुलिस बोलेगी इसकी तकरीर में देखो कुछ मिलता क्या। अगर मेरे पे केस बुक होगा तो अनिरुद्ध पर भी केस बुक होना चाहिए। ये तारीख है। अजमल कसब को जब फांसी दी गई थी, वारिस पठान कहां है? कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए, बोले इसको हमारी भारत की जमीन में हम दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। ले जाकर कहां फेंके नहीं मालूम। अजमल कसब को शायद समंदर में फेंक दिए होंगे। मगर इनको क्या जरूरत है अजमल कसब की बात करने की? अरे तुम ये बताओ, वो जो पोर्ट पर ये वाघेर मच्छी मार समाज को जो तकलीफ कौन दे रहा है? क्यों उनको हटाया जा रहा है वहां से? क्यों उनको रोजगार से महरूम कर दिया जा रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इकबाल मंजलिया साहब को अपना वोट देकर इनको कामयाब करें। 27 साल से भाजपा की हुकूमत है और भाजपा ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी, मैं फिर से कह रहा हूं,
अगर आपने गुजरात को बनाया तो आपने पूरे गुजरात को बना दिया। क्या बना दिया आपको मालूम। मगर मोरबी का ब्रिज भी मोदी ने बनाया था। मोरबी का ब्रिज भी मोदी जी आप ही बनाए थे। अच्छा, आपको मालूम उसमें 140 लोग मर गए, 50 बच्चे थे, जिसमें 2.5 साल का बच्चा भी मर गया। और वो कंपनी क्या, ओरोविक, और कोई कंपनी का नाम है ओरोविक, जो भी नाम है उसका, ओरेवा, हाँ ओरेवा कंपनी, उसके मालिक को मोदी जी हाथ नहीं लगाते, उसको कुछ नहीं करते मोदी जी। किसको पकड़े? वो जो गरीब बच्चे दिन में 100 रुपये के लेबर पर काम करते हैं, उनको ले जाकर जेल में डाल दिए। वाह दिल्ली के बादशाह, आपका क्या इंसाफ है कि जो बड़ा करोड़पति है उस पर आप रहमदिल, और जो 100 रुपये के लिए अपना पेट काटता है वो जेल में बैठा है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है वो भी बैठा है, घर में बैठा है आराम से। और जिन परिवारों के लोग मर गए वो आज भी अपने बच्चों को याद करके रोते हैं, आज भी याद करके रोते हैं। मुझे फोन करके बोलते हैं कि ओवैसी हमारी आवाज को उठाओ, गुजरात में कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा है, कम से कम तुम तो अपने भाषण में बोलो कि हमारे मरने वालों को इंसाफ कब मिलेगा। तो बताओ भाजपा वालों, मोरबी में जो लोग मर गए उनको इंसाफ कब मिलेगा? अरे कैसा इंसाफ तुम्हारा, जब खेड़िया गांव में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में आपने 4 या 5 बच्चों को पकड़ा तो फौरन उनको जनता के सामने लाकर आपने उनको बीच रोड पर लाकर उनको लठों से मारा। मोदी जी, लठ पर मार खाने का नाम किसका लिखा है? क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को लठ मारेंगे पत्थर फेंकने के इल्जाम में? या जो ओरवा कंपनी का मालिक जिसकी वजह से 140 लोग मर गए, उन पर लठ नहीं चलेगी? उन पर मोदी जी फूल बरसा रहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब है ये। जो गरबा में पत्थर फेंके रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी बेइज्जती की जाती है क्योंकि उनका नाम ओवैसी है। वाह मोदी जी, क्या इंसाफ आपका गुजरात में है भाजपा का कि 140 लोग मर जाते हैं तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं, और जो पत्थर फेंकने का उस पर इल्जाम है, कोर्ट ने तय नहीं किया उसका जुर्म, उस पर रोड पे लाकर लाठियां मारी जाती हैं। वाह, ये क्या गुजरात आपने बनाया है भाजपा ने। एक मासूम बच्ची है जो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम बिल्किस बानो था। बिल्किस बानो को 6 महीने की प्रेग्नेंट, 3 साल की बेटी, परिवार के 11 लोग जिसमें उसकी मां शामिल, सबका रेप किया गया। बच्ची 3 साल की बेटी को एक मां के सामने 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का रेप करके कत्ल कर दिया गया। कोर्ट ने सजा दी तो मोदी जी ने कहा संस्कारी है ये लोग, हम इनको छोड़ देते हैं। मोदी जी, बिल्किस से आपको क्यों मोहब्बत नहीं है, हमको बताओ, क्यों मोहब्बत नहीं है भाजपा को बिल्किस से? बताओ कि अगर किसी बेटी का रेप हो जाता है, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, भारत में किसी भी बाप से पूछ लो, किसी मां से पूछ लो कि अगर तुम्हारी बेटी का रेप और उस तुम्हारी पोती या नवासी का कत्ल कर दिया जाएगा तो क्या तुम कातिल को चाहोगे कि वो जेल के बाहर निकले? तो हर माँ और हर बाप कहेगी कि जिस जालिम ने मेरी बेटी से और मेरी नवासी या पोती से हरकत की,
उसको जेल में रहना चाहिए। मगर दिल्ली में बैठे मोदी जी की सरकार ने कहा ये संस्कारी लोग हैं, ये संस्कारी लोग हैं, इनको छोड़ना चाहिए, और उनको जेल से निकालकर इनको छोड़ दिया गया। और जब जेल से छोड़ दिया गया, इधर देखिए, कोई बात नहीं, हमारी आवाज का दुनिया का कोई बाजा मुकाबला नहीं कर सकता। होता है, जोर से लगाओ और लगाओ, जोर से लगाओ, पूरा मांडवी सुनना चाहिए, लगाओ और ताकत से। अरे हाँ, अब वो गलती किया बाजा बजा के, उसका ही बाजा बज गया। अभी हमारी म्यूजिक का मुकाबला मोदी जी भी नहीं कर सकते। बहरहाल अजीज दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था बिल्किस बानो का। आज गुजरात और देश की सरकार ने बिल्किस बानो से नाइंसाफी की और उसको छोड़ दिया। आप बताइए, नरोडा पाटिया 2002, वो आदमी ने 90 मुसलमानों का कत्ल किया, 90। उसको मोदी जी ने, वो जेल से निकलता है तो वो नरोडा पाटिया विधानसभा में जनता के सामने जाकर मोदी जी का फोटो दिखाता है और कहता है मोदी जी के नाम पर मेरी बेटी को वोट दे दो। कभी मोदी जी आपने सोचा कि मरने वालों की बेटियों का क्या होगा? कभी भाजपा ने सोचा कि वो 90 जो लोग मर गए उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी जब एक कातिल गुजरता है उनके सामने से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा बेइज्जती करना चाहती है, मगर ओवैसी आपसे कहता है कि अल्लाह इज्जत देने वाला है आपको, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा आपको। जो लोग इस तरह की हुकूमत करके जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनाना चाहते हैं, याद रखो इख्तिदार हर एक के पास नहीं रहता। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी भी थे, नरसिम्हा राव भी थे, मगर हर कोई प्रधानमंत्री और इख्तिदार पर नहीं रहता। ताकत हमेशा किसी के पास नहीं रहती है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इख्तिदार को बदलेगा, इज्जत हमारे मुकद्दर में आएगी, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान हमारे लिए है, अंबेडकर बाबा साहिब का बना हुआ संविधान है। हमको हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है और एक ताकत बनो। ताकत सिर्फ तकारीर से ताकत नहीं बनती, जमहूरियत में ताकत इत्तेहाद से बनती है। जमहूरियत में ताकत मुत्तहिदा वोट डालने से बनती है। जमहूरियत में ताकत जब आप यहां से हमारे कैंडिडेट को कामयाब करेंगे, वो आपकी ताकत होगी। सिर्फ तकारीर से ताकत नहीं पैदा होती मेरे भाई, सिर्फ जज्बाती तकारीर से आपसे इंसाफ नहीं होता। आपका काम यह है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। अगर मेरी इन बातों में सच्चाई है तो मेरा साथ दीजिए। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल के तारों को नहीं छूती हैं तो तुम मेरा साथ मत दो। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिलो दिमाग पर, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं लाती तो मेरा साथ मत दो। मगर एक बात का यकीन कर लो कि मैंने जो कुछ तुम्हारे सामने कह रहा हूं और जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहेगी कहता रहूंगा, एक एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं सच और हक को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मुझे कोई संतरी और मंत्री बनने से मेरे जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब कमजोरों से इंसाफ होगा, जब कमजोरों को उनका हिस्सा मिलेगा। यही लड़ाई हमारी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए,
हमारी ताईद करिए, हमारे लिए दुआ करिए। अगर वोट नहीं दे सकते तो मत दो, मगर क्या तुम हमारे लिए दुआ भी नहीं कर सकोगे? तो आप दुआ भी करिए, मेहनत भी करिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। जमहूरियत में मुकाबला करना है, जिंदगी का सबूत देना है तो वोट दो। और याद रखो, ये जिंदगी है, ये दुनिया है। खामोश बैठोगे तो दुनिया हमेशा के लिए खामोश कर देगी। जिंदगी का सबूत देना है तो शोर मचाओ, धूम मचाओ, आवाजों को बुलंद करो, अपने हक के लिए लड़ो, जमहूरी तरीके से लड़ो और अमन को मजबूत रखो। यही चंद गुजारिशात मैं आप तक कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मगर जब कभी भी किसी जगह पर मैं नाइंसाफी को देखता हूं तो मुझे बोलना पड़ता है। आज टीवी चैनल पर आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन से वो एक पागल है आफताब, वो जानवर है जिसने एक बच्ची को जिसके साथ वो रहता था उसका कत्ल किया। क्या क्या गंदगी की उसने, वो जानवर है। मगर टीवी चैनल और भाजपा वाले बोले लव जिहाद। अरे ये लव जिहाद कहां से आया बाबा? इस्लाम में हमको ये तालीम दी गई कि अगर कोई गैर महरम औरत है तो उसको हाथ लगाना छोड़ो, देख भी नहीं सकते। तुम 3 मर्तबा से ज्यादा देख ही नहीं सकते। औरत को हाथ उस वक्त लगाते हैं जब निकाह हो जाता है। यही है ना, यही है ना। कोई और करता है तो हमको उससे मतलब नहीं है, मगर तुम जब जिहाद का जिक्र करते, तुम एक समुदाय को और दीन को बदनाम करना चाहते, तो हमको कहना पड़ता है कि आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को, ये सुनो, गर्लफ्रेंड बोलते ही तुम्हारे इसकी शादी कराओ जो बोला ये जवान हो गया। जो भी बोला इसकी शादी कराओ। कहां यहाँ के बड़े लोग? ढूंढो एक अच्छी बच्ची जो इससे ज्यादा ताकतवर रहना, इसको कंट्रोल करना। और हम भड़काऊ भाषण क्यों देते? घर में नहीं बोल सकते, इसलिए बाहर आके बोलते। तो जिसके घर में है उन्हें परेशान है, जिसके घर में नहीं है उन्हें लंबी लंबी छोड़ता। अब आप क्या समझे नहीं मालूम, समझ गए ना? बस नहीं, अब सुनो। अभी सुनो, हम कल बोले थे, गोधरा गए थे अभी। हाँ, एक राहुल है गुरुग्राम में, आसाम के मुख्यमंत्री आके लंबा लंबा छोड़ के गए। ये लव जिहाद है, साजिश है। अबे काहे का लव जिहाद इसमें? उसने गलती की, हम मजम्मत कंडेम कर दिया। राहुल है गुरुग्राम का, इसने अपनी वाइफ का कत्ल किया, सूटकेस में बॉडी डाली और इसलिए मारा उसने क्योंकि वो मोबाइल और टीवी का डिमांड करती थी। फरीदाबाद में एक मनोज ने बीवी के, एक औरत के नाजुक जगह पर ऐसा कुछ गलत काम कर दिया। फिर एक प्रिंस यादव आजमगढ़ के अपनी गर्लफ्रेंड की सर काट दिया, जिस्म के 6 टुकड़े किए और बौली में उसकी लाश टुकड़े फेंक दिए। फिर मथुरा में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर बाप ने और मां ने उस बच्ची को, अपनी बेटी के लाश को बैग में डाला। पिता का नाम नितेश, मां का नाम ब्रजभाला। ये कौन सा लव जिहाद है? अच्छा, फिर ये सुन लो आप, एक यूपी में सर्वेश कुमार है जिसने 17 साल की बेटी को
पुलिस स्टेशन गया, अपनी बेटी का सर काट के लेकर गया। बोलो भाजपा वाले। और फिर एक और साहब है मुन्ना शर्मा, बिहार के, अपनी बीवी का मर्डर कर दिए। क्यों मर्डर किए? क्योंकि बीवी ने उनके पैरों की मसाज नहीं की। यानी खाली एक गंदा वाकया है आफताब का, हम उससे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो महिलाओं पर जुल्म है, ये पूरे महिलाओं पर जुल्म है। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर महिलाओं का इंसाफ कहां मिलेगा? इसीलिए भाजपा वाले, चुनाव गुजरात का है, यहां पर इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, बात ये नहीं करेंगे कि गुजरात में मोदी जी ने कहा गुजरात बना दिए। अब आप बताइए कि गुजरात में कितने सिटी स्कैन के मशीन है, गुजरात में कितने एमआरआई की मशीन है? 33 में से 20 जिलों में सिटी स्कैन नहीं है। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सिर्फ 13 काम करते हैं। इस पर बात नहीं करेंगे। नफरत फैलाओ, डराओ। याद रखो भाजपा वाले, हम डरने वाले नहीं, हम सिर्फ रब्बे करीम से डरते हैं। क्या करेंगे? जान ले लेंगे ना, ले लो जान, मेरे मुकद्दर में लिखा है तो उसी वक्त मरूंगा। कोई माइका लाल मेरे वक्त से पहले मेरी जान नहीं ले सकता है। डराना चाहते हैं आप हमको इस तरह की बातें करके। ये देश हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आजादी का अमृत उत्सव अगर मना रहे हैं तो सबसे ज्यादा खून अल्लामा फजल खैराबादी, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने अपना खून बहाया है, तभी तो मुल्क को आजादी मिली। उस वक्त ना भाजपा थी ना आरएसएस थी। आप तो अभी अभी पैदा हुए हैं। हम 257 से हम लड़ रहे हैं, तो आप आकर देशभक्ति का हमको मत सिखाओ दर्स। देशभक्ति सीखना है तो हम सिखाते आपको। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, अब फेंको फेंको फेंको, अरे ठहरो, आप फेंको फेंको, जम के फेंको। वाह, बस अब चाचा वोट भी डालेंगे ना? हाँ, वोट भी डालना। ऐसा भाजपा के मीटिंग में अगर कोई फूल फेंका तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है उसको। ये क्या फेंक रहा नहीं मालूम। कांग्रेस के मीटिंग में फेंका तो बोलेंगे ए, क्या क्या बोलूं, यहाँ से उठ के पूरे भाग जाते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है चाचा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा भड़काऊ भाषण सुनने आए, मगर खाली सुन के ये नहीं बोलना, 1 तारीख को जाके बटन दबाना पतंग को। डालेंगे ना? शुक्रिया बहुत बहुत।